नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीपक मीना क्लासेस। CTET का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम जुलाई 2019। हम डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम आने ही वाला है। प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए और सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, कल जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करा था दिसंबर 2019 का, तो उसमें 2 क्वेश्चन में डाउट था। एक क्वेश्चन नंबर 65 में आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे, हालांकि मैंने कमेंट पिन कर दिया है, और एक क्वेश्चन नंबर 88 में आपका डाउट था। तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हमारा जुलाई वाला क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 था कि नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही था। मैंने यहाँ पर केवल वर्ड नहीं पढ़ा था, मैंने ये देखा कि ये छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, बात ठीक थी। लेकिन यहाँ पर केवल वर्ड लगा हुआ है, यानी कि ओनली लगा हुआ है, तो वो सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स को ही नहीं पकड़ता, साथ में वो जो आपके चूहे हैं, मेंढक हैं, इन्हें भी पकड़कर वो खा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत रहेगा। यहाँ पर वे छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ चूहे और मेंढक को भी फंसाकर खा लेता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता। और इस क्वेश्चन का आप लोग बोल रहे थे कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही रहेगा, जो कि मैंने बताया था मैना। मैना वो पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। चलिए, ये दोनों होगा क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो रहेगा हमारा जुलाई 2019 का। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से कुएं सूख गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बात सही है कि वो जो झीलें थी, जो तालाब थे, वो अब तालाब वहाँ पर नहीं बचे, या वो पुर गए हैं कचड़े से या मिट्टी से। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन पर अब कोलतार एंड सीमेंट से ढक गई हैं। बिल्कुल सही बात है, जो आसपास की ज़मीन है उनको कंक्रीट से ढक दिया है, तो इससे ये हुआ कि जो पानी रिस कर ज़मीन के अंदर पहुँच जाता था, ग्राउंड वाटर टेबल जो इंक्रीज होता था, वो अब नहीं होता। एंड घरों कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई हैं। और फोर्थ है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई तरह के विद्युत मोटर संचालित पंप लग गए हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी सही है। अब सी भी सही हो सकता है कि यार घर में नलियाँ लग गई हैं इसलिए कोई कुओं का उपयोग करता नहीं, लेकिन हम अब चलेंगे ऑप्शंस की तरफ, क्योंकि चारों ऑप्शंस नहीं है इसलिए हमें सही तो कोई से 3 बताना पड़ेगा, एक को गलत बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सी को नेग्लेक्ट करते हुए ए, बी एंड डी को राइट बताएंगे, क्योंकि ए बिल्कुल वैल्यूएबल ऑप्शन है, जो बोल रहा है कि अब जो लेक्स एंड जो भी आपके कुएँ वगैरह थे वो अब वहाँ पर नहीं है, जो कंक्रीट से सरफेस को ढक दिया है, ये बात भी सही है। एंड बहुत सारे ट्यूबवेल्स, मोटर पंप्स वगैरह चल रहे हैं, ये बात भी सही है। तो राइट आंसर रहेगा ए, बी एंड डी वाला। ए, बी एंड डी किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विकास और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? यानी कि इन EVS कॉन्सेप्ट एंड इशू हैव नॉट बीन and compartmentalized into science and social science. Why? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, या फिर CBSE के द्वारा अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया जाता है। क्यों बोला है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ तो मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज एक ही तरीका तो हो नहीं सकता। भार को कम करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। एक अच्छी युक्ति है, ये भी ठीक लग रहा है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी ठीक लग रहा है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे वो एज अ होलिस्टिक मैनर में देखते हैं। होलिस्टिक मैनर मतलब कि जब भी वो किसी एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऐसा नहीं देखेंगे कि ये साइंस से रिलेट कर रहा है, या फिर ये आपका सोशल साइंस से रिलेटेड है, या फिर ये उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। वो इसको एक होलिस्टिक मैनर में देखते हैं, उसको अपने आसपास का एक हिस्सा मानते हुए देखते हैं। साइंस एंड सोशल साइंस में उसको वर्गीकृत नहीं कर पाते। ठीक, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दिए गए शहरों में से किस में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? इन विच वन ऑफ द सिटीज माउंटेन ऑफ सैंड कॉल्ड सैंडेंस आर फाउंड? ये कहाँ पर मिलेंगे? आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू या फिर काबुल? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। कहाँ मिलेंगे ये? आबू धाबी में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, फॉर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज ईजी एज कम्पेयर टू द टॉपिक। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस। ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई सेंस नहीं डालता, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का सेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही लग रहा है, क्योंकि इससे आप बच्चों के स्थानीय परिवेश से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं इनको आप इंटर रिलेटेड कर पा रहे हो, बच्चे के एक्सपीरियंसेस को जोड़ पा रहे हो कि उस एज में बच्चे को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है या किस किस विषय में जानने की ज़रूरत है। ठीक है बात। जो 6 थीम है उन 6 थीम का एक और क्वेश्चन आने वाला है, उसमें हम सभी थीम्स एंड जो सब थीम्स हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। नोट पूछा गया है कि कौन सा 6 थीमों में से एक नहीं है। शेल्टर, आवास, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, वर्क एंड प्ले, फूड। अगर हम 6 थीम की बात करें तो 6 आपकी मेन थीम है, जिसमें आपकी जो फर्स्ट थीम है, फर्स्ट थीम के अंदर कुछ सब थीमें भी हैं। तो जो आपका काम और खेल है, वर्क एंड प्ले है, ये थीम ना होकर सब थीम है। हम इसे बोल सकते हैं ये क्या है, उप विषय है या फिर उप प्रक्रमण नाम से भी आ सकता है। अब वो 6 थीम कौन कौन सी है। सबसे पहली है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड है फूड यानी कि आपका भोजन, थर्ड आती है शेल्टर यानी कि आपका आवास, नेक्स्ट है आपकी वाटर यानी कि जल, फिर आपकी ट्रेवल यानी यात्रा, और लास्ट है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं एंड करते हैं। क्लियर बात। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर 4 सब थीम भी आती हैं। एक आपका रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदार, वर्क एंड प्ले यानी कि काम और खेल, एनिमल्स यानी कि आपके जानवर, प्लांट्स यानी कि पौधे। ठीक है, तो इनको याद कर लेना बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चन आपको थीम से रिलेटेड मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट द ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों एंड संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 में नए विषय ग्रुप में नहीं पढ़ाया जाता, गलत बात है, ये भी आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों, गलत बात। ओनली भाषा के द्वारा नहीं होता, भाषा और गणित के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इशूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसलेटेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षक को ज्ञान से जोड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर लाना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये बात भी सही है कि बच्चों का जो स्थानीय ज्ञान है उसको आप स्कूल से रिलेट कर रहे हो, बिल्कुल सही। राइट आंसर A, C and D वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। क्लियर। इसे हम ऐसे कर सकते थे कि आप A एंड C को तो आपको रखना ही है, A और C को आपको जब रखना ही है तो ऑप्शन नंबर 4 थी जिसमें आप A एंड C को रख पा रहे हो। ठीक है, B को वैसे भी हटाना पड़ेगा, चारों में ही B का ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन या फिर किस्से कहानी। जब आप क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन रहोगे, कक्षा निर्देशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। टीचर जब व्याख्याएं देगा तो बच्चे सो जाएंगे। बुक्स छोटे बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है बट इतनी नहीं होती कि बच्चे प्रभावशाली तरीके से जुड़ सकें, इफेक्टिव इंगेजमेंट नहीं होगा। ठीक है, और किससे कहानी जब आप सुनाओगे बच्चों को, नैरेटिव्स करोगे तो बच्चे बिल्कुल जुड़ेंगे। कहानी सुनना बच्चों को वैसे ही अच्छा लगता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण के अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट द ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये बात भी सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन परिभाषाओं पर बल नहीं देता।
प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल सही है। नोट पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 30 हमारा राइट आंसर रहेगा। कभी भी वो डेफिनेशन पर एम्फेसाइज नहीं करेगा। इवन ईवीएस की डेफिनेशन तक आपके उसमें नहीं दी गई है, जो ईवीएस की प्राइमरी बुक्स हैं उनमें। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। अ टीचर ऑलवेज बिगन बाय कंडक्टिंग एक्टिविटी फॉलो बाय द क्वेश्चन एंड डिस्कशन। क्रियाकलाप, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, एसेस चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल, बच्चों को खोजने का अवसर देना, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रंस टू एक्सप्लोर। बात सही, देखो आप जब भी क्वेश्चन डिस्कस करो आपको लगता है कि यार बी तो होना ही चाहिए, ठीक है, खोजने के अवसर तो दोगे, बी तो होना ही चाहिए, यानी कि आप सेकंड टिक करोगे, थर्ड टिक करोगे, ए एंड बी गया। आगे पढ़ लेते हैं, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, सी तो होना ही चाहिए। चलिए अब भी दोनों हैं। बच्चों को उनकी सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, बिल्कुल गलत है। बच्चों में आप विभेद तो करोगे ही नहीं, अंतर तो करोगे ही नहीं, तो डी नहीं रख सकते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं रखोगे, बाकी सारे आप रखोगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ए बी एंड सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बात सही है कि सिर्फ टीचर्स एंड जो बुक्स है वही अकेले रिसोर्सेज नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की परिस्थिति का विकास करेगा, बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये बात भी सही है। यह बच्चों में सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ठीक नहीं है। तो ये क्रियात्मक जो कौशल है, मनोक्रियात्मक कौशल, जिन्हें हम बोलेंगे साइकोमोटर स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स का इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है कि टीचर जो है अन्य स्रोतों का यूज़ कर रहा है बुक्स के अलावा। ठीक, तो ए बी एंड सी तीनों ही सही है। राइट आंसर वो होगा जिसमें ए बी एंड सी होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो याद करना नहीं होना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन रिमेम्बरिंग को हमेशा हम नेगेटिव सेंस में लेके जाते हैं, तो याद करना नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 73, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। इन ईवीएस टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट इज, जो आपका सेल्फ असेसमेंट होता है वो आपका असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के समान आकलन होता है। ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर कैसा कि जब आपकी लर्निंग चल रही हो उसी टाइम पे जब आप असेसमेंट ले लेते हो तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें पहले लर्निंग हो चुकी है, जो लर्निंग है, लर्निंग आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आप असेसमेंट ले रहे हो तो वो सीखने का आकलन हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। अ टीचर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित जानकारी सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करेगा, बिल्कुल सही बात है। यह बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया में सुधार करेगा, ये भी सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन अधिगम का प्रभावी तरीका है, ये बात भी सही है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण तो नहीं बोल सकते। अब तीनों ही सही होगा, लेकिन यहाँ पर 3 का ऑप्शन तो है नहीं, हमें तो कोई से 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। भाई फर्स्ट एंड सेकंड को तो हम निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। थर्ड को हम बोल सकते हैं कि सिर्फ समूह अधिगम ही नहीं हो सकता, बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के लिए और भी बहुत सारे प्रभावशाली तरीके हो सकते हैं, समूह अधिगम कोई प्रभावशाली तरीका नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4 हुआ, ए एंड बी ओनली, केवल ए एंड बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्यों और खोजने के लिए क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की
जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल सही बात है। उनकी जिज्ञासा जो है, क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, उसको आप नर्चर करोगे ही, हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी दोगे एंड उन्हें अवेयरनेस भी डेवलप कराओगे अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही नेगेटिव सेंस था और नोट पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नोट से आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, कि इसमें से किसका आकलन हो सकता है जब बच्चा चित्र पढ़ेगा तब। अवलोकन एंड अभिलेखन का बिल्कुल हो सकता है कि इससे आप पता चलेगा कि बच्चा चीज़ों को किस तरह से चीज़ों का अवलोकन करता है। अभिव्यक्ति बिल्कुल किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है, विश्लेषण भी करेगा। एक्सपेरिमेंट का तो कोई काम नहीं होता, एक्सपेरिमेंट के लिए तो बच्चा लैब वगैरह जाता है तब कुछ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि चित्रों को देख रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल? अवलोकन, चेकलिस्ट यानी कि जांच सूची, असाइनमेंट यानी कि अधिविन्यास, रिटर्न क्वेश्चन यानी कि लिखित प्रश्न। जब आप रेटिंग स्केल देते हो, आपने मान लो किसी को भी रेट करना है, किसी की वीडियो को भी रेट करना है, तो पहले आप ऑब्जर्व करोगे। मान लो आपको किसी होटल को रेट देना है और ये स्टार्स बने हुए हैं, आप 1 स्टार देते हो, 2 देते हो, 3 देते हो, 4 देते हो। पहले आप जाओगे, अवलोकन करोगे, मीन्स ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद उससे आप रेट करोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप जाके पढ़ लोगे कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और डायरेक्ट ही उसे रेट दे दोगे। तो जांच सूची, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, ये नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप सही तरीके से रेटिंग नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। ये ऑप्शन गलत है। उसे उखाड़कर जला नहीं देते, उसे उखाड़कर वहीं पर गिरा देते हैं। ठीक है, खरपतवार आदि को जलाते नहीं है, उसे गिरा देते हैं और गिराने के बाद सड़कर जो मटेरियल बनता है उसे खाद की तरह प्रयोग करते हैं। जमीन में खेती की बाढ़ आती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है। बिल्कुल गहरा नहीं जोता जाता, इसको हल्का सा जोता जाता है। तो ये भी गलत। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल ए। ठीक है, झूमिंग खेती का याद रखिएगा, जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, जिसमें हमारे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र किस प्रदेश का भाग है? अगर हम अकॉर्डिंग टू NCERT जाएं तो ये आता है आपका लद्दाख का भाग। ठीक है, जो आपका लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पर ऐसा भाग पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में तो लद्दाख है नहीं। तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? फिर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे, क्योंकि लद्दाख भी एक जम्मू कश्मीर का भाग था। हालांकि अभी ये जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है, लेकिन ये पेपर जुलाई 2019 का हुआ था, तब ऐसा कुछ चल नहीं रहा था कि उसको जम्मू कश्मीर को से धारा 370 हटाना है, लद्दाख को अलग करना है, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाना है। तो हम इसके आंसर के लिए ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर। अब यदि क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा तो इसमें ऑप्शन आपका लद्दाख ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जाने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? बिल्कुल रटा हुआ सा क्वेश्चन है, काला और सफ़ेद में ही देखते हैं। इसमें आपका रात में जागने वाले जो जानवर हैं, उल्लू वगैरह आ जाते हैं, आउल, इन्हें सिर्फ 2 कलर देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो ज़्यादातर जो रात में जागने वाले जानवर हैं उन्हें ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मदद से जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल सही बात है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। खरपतवार को तो नहीं खा पाते, मिट्टी को या फिर सड़े वाले पदार्थों को खा लेंगे। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पौली हो जाती है। बिल्कुल सही है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा मिल जाती है। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ACND। ACND किस में था? ऑप्शन नंबर 2 में था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। आदिवासी हजारों साल पहले से कांच की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ये पीतल एंड कॉपर का मिश्रण है। तांबे तथा जिंक तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तांबे और टिन का मिश्रण है। एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ये तांबे और टिन का एक मिश्रण है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो ब्रास होता है ये एलॉय होता है किसका? कॉपर का एंड टिन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकाओ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? टेपिकाओ को याद रखना, टेपिकाओ कहाँ का मुख्य भोजन है? केरल का है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में महाशिवरात्रि नहीं मनाया जाता। ऑप्शन नंबर 2 में सारे मनाए जाते हैं। दिवाली अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली अमावस्या को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ये सारे ही पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। मतलब हमें यह बताना है कि इन स्टेट्स में से कौन से स्टेट्स हैं जिनका कोस्टल एरिया कहाँ पर है? अरेबियन सी की तरफ है। हम अगर मैप में बात करें तो ये कुछ इस तरह से हमारा इंडिया का मैप होता है। ये ठीक है, जैसा ही बना है ये कुछ इस तरह का हमारा इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर हमारा होता है अरेबियन सी। अरेबियन सी मतलब अरब सागर। और इस तरफ रहेगा हमारा बे ऑफ बंगाल, मीन्स बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो किस किस का इस तरफ पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, आंध्र प्रदेश तो हमारा कुछ यहाँ पर ऐसा लंबा सा पड़ेगा। यहाँ पर हमारा तमिलनाडु, यहाँ केरल, यहाँ पर कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर 1 में आंध्र प्रदेश की वजह से हटा। उड़ीसा भी नहीं पड़ता, ये भी बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल बे ऑफ बंगाल में है। तमिलनाडु बे ऑफ बंगाल, कर्नाटक, केरल, गुजरात। बिल्कुल सही है, ये आपका कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है और यहाँ पर आपका गुजरात है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। ये तीनों जो स्टेट हैं इनका कोस्टल एरिया अरेबियन सी का यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ मैप में भी देख सकते हैं हम, ये हमारा गुजरात हुआ, ये केरल हुआ, ये कर्नाटक हुआ, इसके अलावा महाराष्ट्र एंड गोवा। तो इन सब का जो समुद्र तट है वो पड़ेगा हमारा अरेबियन सी की तरफ। और बाकी यहाँ पर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इनका कोस्टल एरिया पड़ता है बे ऑफ बंगाल की साइड। तो यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, ये अरेबियन सी है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। अगेन मैप से क्वेश्चन आ गया। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? अगर हम हमारे इंडिया के मैप की बात करें तो अगेन इंडिया का मैप चलो नहीं बना रहा इस बार, यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा इसी के मैप पर। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व यानी ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर तो हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का ईस्ट वाला पार्ट कौन सा रहेगा? इस तरफ। लेकिन हमारा झारखंड किस साइड है? झारखंड हमारा इस साइड है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया गलत। उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा कहाँ पर है? यहाँ पर है नीचे की तरफ। और उड़ीसा के नॉर्थ में झारखंड पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो इधर पे उड़ीसा के जस्ट पास में हमारा छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का यदि हम साउथ निकालें तो साउथ के लिए तो आप थोड़ा सा नीचे जाओगे एंड आप किसके लिए? ईस्ट के लिए आप इधर जाओगे तो यहाँ पर तो पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तो यूपी हमारा कुछ यहाँ पर रहने वाला है। यूपी का वेस्ट किस साइड रहेगा? यूपी का वेस्ट इस साइड रहेगा, तो यहाँ भी नहीं पड़ेगा। तो झारखंड कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा के उत्तर में। मैप में देखें तो ये हमारा उड़ीसा से हम कहाँ पर गए? उड़ीसा से हम नॉर्थ की तरफ गए, तो नॉर्थ की तरफ हमें क्या मिला? झारखंड मिला। क्लियर बात? तो मैप को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, हर एक स्टेट की आपके पास पोजीशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल।
तो मोम भी प्राप्त होता है, ग्रीसी प्राप्त होता है, डीजल भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जो आपका पेट्रोल है, पेट्रोल भी प्राप्त होता है, लेकिन कोयला प्राप्त नहीं होता। कोयला अपने आप में ही एक अलग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कोल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88, कोई लड़का 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चलती है। अगले दिन 7:15 पर नरकोइल पहुंची। इसी समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? देखिए, तो लड़का 30 जून को 2019 को 9:45 पर घर से निकला। सुबह के 9:45 पर वो घर से निकला और अगले दिन 7:15 पर पहुंच गया। तो बीच में जो रात के 24 बजेंगे यहाँ तक का हम टाइम निकाल लेते हैं और इसके बाद 7:15 तक का टाइम निकाल लेते हैं कि टोटल कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे हुए? यहाँ से यहाँ तक के घंटे निकालने के लिए 24 में से 9 घंटे 45 मिनट माइनस कर देंगे। अब 24 में से तो चलो 24 में से तो माइनस हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर आ गया 0। अच्छा, यहाँ पर बात चल रही है ये ओवर्स हैं और ये मिनट्स हैं, तो यहाँ से एक कैरी देंगे। लेकिन यहाँ से जो कैरी देंगे तो हमने क्या करा, 1 आवर यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचा? 23 बचा, यानी कि 60 मिनट यहाँ पर दे दिए। क्लियर हुई बात? अब 60 में से 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 15 मिनट्स बचा। एंड 23 में से 9 माइनस करा तो कितना बचा? 14 बचा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो गया आपका? 14 आवर्स एंड 15 मिनट्स हो गया। और रात के 12 यानी कि 24 बजने के बाद सुबह के 7:15 तक कितने घंटे होंगे? 7 घंटे 15 मिनट ही होंगे। तो यहाँ पर हमारे 7 घंटे 15 मिनट हो गए। इन्हें ऐड करा तो 15 और 15 हो गया हमारा 30, और 14 और 7 कितना हो गया? 21। 21 घंटे 30 मिनट। 21 घंटे 30 मिनट को हम ये लिख सकते हैं कि 21.5 आवर्स। 0.5 मतलब क्या होता है? हाफ ही होता है, और 30 मिनट्स मतलब भी हाफ आवर आ रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 21.5 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा? 21.5 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना चला? 1140। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया और ये हो गया हमारे पास टाइम। ठीक है, अब हमें करना है इसे सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे इसको? हमने क्या करा, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ाया। ठीक है, एंड 215 को हम डिवाइड कर देते हैं 11400। हालांकि अदर मेथड्स भी हैं इसको सोल्व करने की, आप चाहो तो 5 से पहले कैंसिल कर सकते हो, बट आप इस तरह से डायरेक्ट करो तो वही बेटर रहेगा। यहाँ पर कितना लिखा है? 11 लिखा हुआ है, तो 2 के टेबल में 5 टाइम में 10 आ जाता है, यानी कि लगभग 5 टाइम में हमारा आंसर इसके नियरली आ जाएगा। 5 5 जा 25, 7 5 2 जा 10। 5 टाइम में कितना आया? 5 टाइम में आ गया 1075। माइनस करोगे तो ये 5 बचेगा, यहाँ पर आपका 6 बचेगा और ये 0। अगेन करोगे तो हमें लग रहा है 3 टाइम में। 3 टाइम में आ जाएगा, 3 2 जा 15 या 45, तो 645 आ गया। यानी कि आंसर 53 पॉइंट आने वाला है। इसको माइनस करके देखा तो 5 बचा, पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ाया, डिवाइड नहीं हो रहा, 1 0 और बढ़ाया, 1 0 और बढ़ाया, तो हमारा आंसर कुछ 53.04 के समथिंग आ रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं कि 53 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ, 53 किलोमीटर पर आवर आंसर। हालांकि 53.04 के बाद भी चलता रहेगा, बट और कोई ऑप्शन लगेगा नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। हमारे देश में जंगल के लोग आदिवासी खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या होती है? टिन वह भूमि होती है जिस पर किसान 1 टिन बीज बोता है। क्लियर हुई बात? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 मिनट, पेन का कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आप अपने घर से विद्यालय तक जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। तो एक्स बनाया और एक्स के उत्तर में क्या है? ए है। कितनी डिस्टेंस पर है? 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ए हो गया 30 मीटर की डिस्टेंस पर। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। ए का पश्चिम कहाँ होगा? मैं यहाँ पे डायरेक्शन बता देता हूँ। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ए का पश्चिम यहाँ पर हुआ। कितने मीटर के डिस्टेंस पर है ये? 40 मीटर। तो यहाँ पर आप 40 मीटर गए।
कहाँ पहुँचे, बी पर पहुँचे। फिर कहाँ पर जाते हो, फिर आप सी पर जाते हो जो बी के उत्तर में है। बी का उत्तर यानी बी का नॉर्थ कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आप पहुँच गए सी में। कितना चलोगे आप, 30 मीटर चलोगे। अंत में आप बाय पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में है। सी के पश्चिम में आप चलोगे 40 मीटर और आप पहुँच जाओगे अपने स्कूल। तो यहाँ पर हो गया भाई आपका स्कूल। और आप चले कहाँ से थे, आप चले थे यहाँ से। पूछा क्या हमसे कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की स्थिति। ये हुआ आपका स्कूल। स्कूल की डायरेक्शन में आपका होम कहाँ पर है, इसी डायरेक्शन में है। ये हमारा नॉर्थ था, ये था हमारा साउथ, ये ईस्ट था, सॉरी ये वेस्ट था और ये ईस्ट था। तो घर कहाँ पड़ रहा है आपका, साउथ एंड ईस्ट में पड़ रहा है। साउथ एंड ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व में पड़ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए, ये हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।